तो बच्चों स्पेशली फ्रेशर और एफसीआर बैच के लिए जो रोटेशन की शीट डिस्कस हो रही है उसके जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे शीट डिस्कशन के, उनका भी मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन तरीके से। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सोल्यूशंस को अच्छे से देख लेंगे। शीट आपके पास अवेलेबल है और अपनी रेगुलर नोटबुक पर इसे रिकॉर्ड के फॉर्म में रखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी शीट का है वही करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर यहाँ भी मेंशन है। तो एक 14 नंबर सवाल पे आ जाएंगे शीट के। क्वेश्चन कहता है थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लंबाई L है, मास M है, स्विंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक्चुअली इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा है इसकी, मैक्सिमम का मतलब यहाँ मीन पोजीशन या इनिशियल से है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक चला जाएगा। तो सवाल ऐसा है कि एक रॉड है जिसे इसके एंड पॉइंट पर हिंज किया गया है और इसे ओमेगा की रोटेशन रफ्तार देकर यहाँ से रिलीज किया जाएगा। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, जाकर रुकेगा, फिर वापस आएगा, सेम लाइक पेंडुलम ऑसिलेशन। तो रोटेशन संबंधी सवाल बस इतना कहना चाहूँगा बच्चों कि हम इस रॉड के सारे कलेक्टिव मास को अगर इसके सेंटर ऑफ मास पर इमेजिन करें तो जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है रोटेशन स्टार्टिंग के वक्त यहाँ पर है, स्टार्टिंग के वक्त वो रोटेट करते हुए फाइनली मान लीजिए इस हाइट तक चला जाता है। तो सेंटर ऑफ मास के लेवल में वर्टिकल कितना लिफ्ट हुआ, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना उठ गया, मान लीजिए h। अब जब रॉड ने चलना शुरू किया था तो रॉड के पास थी इनिशियली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यह पूरी यात्रा ग्रेविटेशन जैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में है। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं कि मैकेनिकल इनिशियल बराबर मैकेनिकल फाइनल। मैकेनिकल में यहाँ पोटेंशियल नहीं है क्योंकि हमने इस लेवल को 0 माना है, बट काइनेटिक है और इसके सर्टेन हाइट उठ जाने पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल है, बट क्योंकि फाइनली रॉड रुक गई है तो काइनेटिक नहीं है। सो मैकेनिकल इनिशियल बराबर मैकेनिकल फाइनल लगाओ या कह दो कि इट इज कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक यानी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर ये कन्वर्ट होने जा रही है फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थात mgh में। हाफ की जगह हाफ रहेगा। ध्यान से देखो तो रॉड का रोटेशन उसके एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सेस के अबाउट है और मास m लेंथ L वाली रॉड का एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m से m एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, बचेगा L² ओमेगा स्क्वायर L² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6 और g को भी नीचे ले आइए इज इक्वल टू h। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये लिखा सेंटर ऑफ मास, ये अपने लेवल से h उठ जाएगा जहाँ h की जो वैल्यू है वो L² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g के बराबर है। ये रहा ऑप्शन 1/6 L² ओमेगा स्क्वायर बाई g, राइट। आप इसे मैकेनिकल इनिशियल बराबर मैकेनिकल फाइनल से भी लेकर चलेंगे तो मैकेनिकल इनिशियल में इसके पास इनिशियली पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फाइनली पोटेंशियल mgh, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सारा मास मानकर mgh, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फाइनली रॉड रुकेगी तो काइनेटिक 0। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है कि काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला सवाल। एक और बहुत अच्छा सवाल है आपकी शीट का 17 नंबर सवाल है ना, कुछ बैचेस में डिस्कस भी किया है। सवाल कहता है 5 ग्राम का पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 सेंटीमीटर पर सेकंड से XY प्लेन पर चल रहा है और इस लाइन को फॉलो कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है ओरिजिन के अबाउट। अब इस सवाल को समझने से पहले इसमें छुपी थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझ लें। ऐसा कुछ है कि ये रहा x एक्सेस, ये रहा y एक्सेस और ये रहा XY प्लेन। आपका पार्टिकल y बराबर x+4 यानी y बराबर mx+c जैसी लाइन को फॉलो कर रहा है जिसका इक्वेशन y बराबर x+4 है। इतने से मेरे डेटा में कंपैरिजन करोगे तो x का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो m होता है वो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो m बराबर 1, m मतलब tan थीटा बराबर 1, ये tan 45 की वैल्यू है। मतलब रॉड या सॉरी जो पार्टिकल पाथ ट्रेस कर रहा है जिस लाइन के लॉन्ग वो लाइन 45 डिग्री के ढाल पर है। अब लॉजिकली सोचो ये 45 ये 90 तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये भी 45 होगा, 45 45 90 90 90 180। अब ये जानकारी क्यों आवश्यक है सुनिएगा ध्यान से। दरअसल हम जब भी कभी किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं
तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के 3 रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट है L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये तब एप्लीकेबल है जब दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हों। एक तरीका है L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये तब वैलिड है जब कोई बॉडी अपनी ही एक्सेस के अबाउट रोटेशन कर रही हो। इनमें से दोनों फॉर्मेट नहीं है, तो तीसरा और अंतिम फॉर्मेट हम लोग लगाते हैं L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। हम इसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इतने की जानकारियां हैं, क्योंकि पार्टिकल का मास दिया है, पार्टिकल की वेलोसिटी दी है, तो दोनों को मिलाकर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। और पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग जा रहा, हम उस लाइन की चर्चा कर रहे हैं ताकि हम पार्टिकल की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इसके लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। अब सवाल ये आता है कि इस लाइन की एनालिसिस करने से पता चला y बराबर mx प्लस c से कंपेयर किया, स्लोप 1 tan थीटा 1 tan थीटा 1 tan 45 की वैल्यू है, मतलब लाइन 45 डिग्री बना रही है। अब ये 45, ये 90, तो ये 45। अब ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन से लाइन को ज्वाइन करने वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर आप इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो बहुत सिंपल है। y बराबर mx प्लस c से पता चला था कि c मतलब इंटरसेप्ट 4 है। अगर ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 है, एंगल्स बराबर हैं तो इस ट्राइंगल की साइड भी बराबर होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, साइड बराबर एंगल बराबर। 45 45, तो अगर ये 4 है तो ये 4 होगा। और उस हिसाब से अगर ओरिजिन से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो अगर आप चाहें तो इस ट्राइंगल की मदद ले सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल की मैंने इस पर लगा दिया है। साइन 45 बराबर एंगल के सामने का परपेंडिकुलर अपॉन सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस। साइन 45 बराबर डी परपेंडिकुलर अपॉन 4। साइन 45 इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर अपॉन 4। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4/√2। डी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4/√2। और ध्यान से देखिए, तो 4/√2 को जब तोड़ोगे तो इसे चाहो तो 2 × 2/√2 लिख सकते हो। समझदार बच्चे तुरंत समझ गए होंगे, √2 से एक 2 कटेगा √2 बनकर, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2 आ जाएगी। अब अंतिम फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए फॉलो करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये फॉलो करना है। तो ज्योमेट्री से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2 निकाल ली है। लीनियर मोमेंटम में योगदान है मास और वेलोसिटी का, मल्टीप्लाई बाय डी परपेंडिकुलर। मास की बात रही तो इट इज गिवन एज 5 ग्राम, वेलोसिटी 3√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आई है 2√2। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको ग्राम, सेंटीमीटर इत्यादि से कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले जाएं कि ना ले जाएं। कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमसे जो एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है ओरिजिन के अबाउट, वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड में ही पूछा गया है, तो यूनिट बदलने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें, 5 या 15 दूनी 30, तो ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई √2 मिलकर 2 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर 60 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, राइट। ज्योमेट्री एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके स्लोप यानी एंगल निकाला, एंगल 45 बराबर, तो इंटरसेप्ट 4 जो इक्वेशन से मिला था ये इस 4 के बराबर होगा। और इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा लगाकर 4 की मदद से इस 4 वाले ट्राइंगल को कैप्चर किया, ताकि ओरिजिन से इस लाइन तक की पार्टिकल के मूवमेंट, पार्टिकल के मोमेंटम के लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए। हमने क्लास में एक छोटा सा आर्टिकल याद भी कराया है इस प्रकार के फिगर के लिए। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a/√2 आ जाएगा, राइट। दैट्स इट, आपके सामने बाकी कैलकुलेशन है। ये था 17 नंबर सवाल। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, एक और सवाल देखिए। इस प्रकार का सवाल हम लोगों ने क्लास में किया है, प्रैक्टिस करा है। 18वां नंबर सवाल आपकी शीट का, और इसे प्रोजेक्टाइल के स्टैंडर्ड सवालों में भी किया गया है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल अबाउट ओरिजिन पॉइंट निकाला था, हाईएस्ट पॉइंट निकाला था, एंड लैंडिंग पॉइंट पर निकाला था। तो हमसे कह रहा है एक पार्टिकल जिसका मास m है, इसी v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया, और ये जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया। क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बताएं व्हेन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एट मैक्सिमम हाइट, और सॉरी when it is at the maximum height from the point of projection। तो मीनिंग समझिए,
अब जैसा कि जानते हैं कि फेंकते वक्त वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में से v का cos थीटा, v का sin थीटा कंपोनेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट होने की वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट तक खत्म हो जाता है, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी v cos 45 ही बचता है। अब लॉजिकली सुनिए, अगर आपको ओरिजिन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ओरिजिन के अबाउट हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने का सिंपल तरीका आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। 3 फार्मूलों में से L बराबर P मल्टीप्लाई बाई D परपेंडिकुलर इज द बेस्ट फार्मूला। जहाँ तक रही बात, अगर आप इसको स्पष्ट लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास या पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट, उसका फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाई D परपेंडिकुलर। पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट, तो मैक्सिमम हाइट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैक्सिमम हाइट का मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम चाहिए होगा P मतलब mv, m पार्टिकल का मास और मैक्सिमम हाइट पर इसके पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है, दैट इज v cos 45 मल्टीप्लाई बाय। जहाँ तक रही बात लीनियर मोमेंटम के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, लीनियर मोमेंटम लाइन की ओरिजिन से या प्रोजेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये देखिए h max के बराबर है। ऐसा हम लोगों ने क्लास में भी करा है, h max के बराबर। अब अगर किसी बच्चे को मैं याद दिलाऊं तो याद करिए बच्चों, h max का फार्मूला क्या था? h max मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। सो मैक्सिमम हाइट h max इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45, साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g। सारी वैल्यू कलेक्ट करके रखो। तो मास m है, वेलोसिटी v है, cos 45 1/√2 है और h max की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2 और √2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4g। सो आंसर कम्स आउट टू बी mv क्यूब अपॉन 4√2g। ऑप्शन मिला लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन जरूर, ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। बिल्कुल सरल सवाल, आपको फेंके गए प्रोजेक्टाइल का उसकी मैक्सिमम हाइट पर जब वो है उस वक्त उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम mv cos 45 इनटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? लीनियर मोमेंटम लाइन की प्रोजेक्शन, लीनियर मोमेंटम लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट जिस पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम निकालना है यानी प्रोजेक्शन पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। कल शाम वाले बैच में सबसे लास्ट सवाल था जो डिस्कस करते करते रह गया था, 19th नंबर, जिस पर कैलकुलेशन रुक रहा था। तो याद करिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपकी शीट का 19th नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता क्या है कि पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर मोमेंटम L। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो किसी एक्सेस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है। ध्यान दें, एंगुलर मोमेंटम जिस प्रकार लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, मतलब L बराबर I ओमेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है। समझिएगा, पार्टिकल के दोनों चीज़ें करेंगे, एक्चुअली हो जाती नहीं से मतलब है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन को डबल करें और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दे तो एंगुलर मोमेंटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब I, एंगुलर स्पीड ओमेगा, L बराबर I ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। 4-5 कैरेक्टर हैं, सेट कैसे करें तो सेटिंग समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ, बढ़िया,
आई ओमेगा स्क्वायर को लिख दो आई ओमेगा इंटू ओमेगा, स्क्वायर को तोड़ करके मैंने ओमेगा ओमेगा लिख दिया। अब ये आई ओमेगा एल बन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू आ गई बेटा हाफ एल ओमेगा। सही। अब क्वेश्चन कहता है कि परिवर्तन करो, नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब वो बताता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दो, खेल समझिएगा बहुत ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कर दी मैंने हाफ, राइट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नो आइडिया। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ करने पर हाफ, फार्मूले फॉलो कर रहा हूं मैं, इस फार्मूले को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं बच्चों। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को मॉडिफाई करके जब आई ओमेगा को एल लिखा तो नया फार्मूला बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई आधी, हाफ रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, नो आइडिया, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है, तो ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय 2 ओमेगा। अब क्योंकि दो जानकारियां हैं तो एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों इक्वेशंस को आप चाहें तो सबसे बेहतर तरीका है, जब भी इक्वल वाली इक्वेशन और डिवाइड कर दें तो पहली अपॉन दूसरी या दूसरी अपॉन पहली कर दीजिए। सो के ई इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा, ये पहली इक्वेशन, अपॉन के ई बाई 2, ध्यान दीजिएगा मिलाते जाइए। दूसरी इक्वेशन देखिएगा के ई बाई 2 अपॉन इधर देखिए हाफ नया एंगुलर मोमेंटम एल डैश और नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, राइट। आओ काटा पीटी करें, तो के ई से के ई, हाफ से हाफ, ओमेगा से ओमेगा। ध्यान से देखें तो 2 जंप करके ऊपर जाएगा, अपॉन 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा L अपॉन 2 एल डैश, L अपॉन 2 एल डैश। एल डैश को ऊपर ले जाएं इज इक्वल टू L अपॉन एल डैश को ऊपर ले जाएं इज इक्वल टू L अपॉन 2 दूनी 4। नया एंगुलर मोमेंटम पुराने का 1/4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। सवाल में अगर कोई बच्चा सोचे कि क्या सीखने लायक क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रिलेशन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जोड़ता है। इसी में से आई ओमेगा को समेट कर अगर एल लिख दिया जाए तो ये आपके लिए बिल्कुल नया मॉडल का फार्मूला है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट किया गया है। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी के ई, एंगुलर मोमेंटम एल और फ्रीक्वेंसी को ओमेगा माना, इक्वेशन नंबर 1, फार्मूला नंबर 1। इन्हीं में परिवर्तन क्या क्या करा गया है घूमते वक्त। अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जाए, जैसा कि सवाल में कहा गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, हाफ कांस्टेंट वैसा रहेगा, तो एल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने इसी फार्मूले को जो कैरेक्टर बदल गए उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको आधा कहा, ओमेगा को दुगना कहा, बचे हुए एल पर क्या फर्क पड़ेगा उसके लिए मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई। 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड कर दिया, बाकी सब बातें आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी बहुत अच्छा है, 20वां सवाल। इस प्रकार के सवाल आप एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर कर चुके हैं। क्या बता दूं, प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी बॉडी या सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाए बिना कोई परिवर्तन किया जाए, मतलब अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा। सो सिंपली आई ओमेगा इनिशियल शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल। ऑलराइट, आओ। एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास कैपिटल M है और उसकी रेडियस हमने अपने मन से कैपिटल R मान ली है। तो एक रिंग है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, ये अपनी एक्सेस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नाच रही है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट जिनमें से प्रत्येक का मास स्मॉल m है उसे अटैच कर दिया गया इसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पर, डायमीटर के एंड पॉइंट पर m मास के ऑब्जेक्ट रखे गए। अब ये कितनी स्पीड से घूमेगी, तो समझे कुछ ऐसा कि इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रिंग का I इंटू रिंग का ओमेगा। जहाँ तक रही बात रिंग के I की, तो रिंग का मास M, रेडियस R है, तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम कैपिटल M R स्क्वायर और इंटू ओमेगा। फाइनली L फाइनल अगर पता करना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम पता करना है, सो इट इज I फाइनल ओमेगा फाइनल। व्हाट इज I फाइनल, दिमाग लगाएं। इसमें रिंग तो शामिल है ही, अब रिंग के साथ, रिंग मतलब MR स्क्वायर के साथ साथ 2 छोटे छोटे M मास, स्मॉल मास M, इन्हें जेंटली अटैच करने का मतलब आपने जब इन्हें चुपचाप रखा तो ऐसा करते वक्त आपने कोई टॉर्क नहीं लगाया। और अगर आप कोई टॉर्क जैसी एक्टिविटी करे बिना सिस्टम के
सिस्टम में थोड़े से परिवर्तन लाते हैं तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम संरक्षित रहेगा, सेम रहेगा। तो पुराने सिस्टम में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग की एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया रिंग का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। रिंग का फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग का तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो स्मॉल एम आपने आर दूरी पर ऐड किए हैं उसमें से प्रत्येक का एम आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। सो 2mr² छोटे छोटे मासेस का भी ऐड हो गया। फाइनल ओमेगा क्या होगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मासेस को जेंटली रखने पर आपने कोई टॉर्क नहीं लगाया यहाँ से यहाँ तक, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम से कंपेयर करिए, दोनों बराबर रहेंगे। सो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। एल फाइनल बोले तो एम, ध्यान दीजिए, कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2mr² इंटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। कुछ कटेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, सभी जगहों पर आर स्क्वायर सर्वत्र कॉमन है, सही है। सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम, मतलब ओमेगा फाइनल मैं लिख देता हूँ, फाइनल स्टेप इज इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा, ये इधर बचा, अपॉन में कौन आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम प्लस 2 स्मॉल एम। है कोई ऑप्शन ऐसा? श्योर, ऑप्शन संख्या सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा, 21 नंबर क्वेश्चन ऑफ योर शीट। क्या कहता है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो किसी हाथ फोल्ड करके सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ रोटेटिंग रिंग पर, मतलब सरल शब्दों में एक रोटेटिंग फ्रेम है, प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई बच्चा ऐसे खड़ा है, वो अपने दोनों हाथ सेंटर ऑफ एक्सेस पर या एक्सेस ऑफ रोटेशन पर समेटे हुए, और परिवर्तन के तौर पर उसी रोटेटिंग फ्रेम में वो अपने दोनों हाथ थोड़ी देर बाद स्ट्रेच कर लेता है। अच्छा, आपको याद होगा कि पहले मास का सारा कलेक्शन एक्सेस के आसपास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कम होगा, और जैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन आप आर दूरी पर बढ़ाएंगे तो सिस्टम का मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाने से सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। हाँ, एक खास बात, हाथ एक्सेस के पास समेट कर रखने से हाथ स्ट्रेच करने तक उसने सिस्टम में इंटरनली चेंज की, ऐसा करने पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मतलब आई ओमेगा का प्रोडक्ट इनिशियल इज इक्वल टू आई ओमेगा का प्रोडक्ट फाइनल होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा अपने हाथ फोल्ड किए हुए सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ रोटेटिंग एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस पर ऐसे खड़ा है, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को के कहा गया है। मैं सारे रोटेशन के कैरेक्टर लिखूं तो मान लीजिए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये प्लेटफॉर्म रिंग, उस पर ये खड़ा बच्चा जिसके दोनों हाथ सेंटर पर सिमटे हुए हैं, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सिस्टम में इस एक्सेस के रोटेट होने की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, एंगुलर मोमेंटम एल है, काइनेटिक एनर्जी के है। हाथ फैलाए रखने से हाथ फोल्ड करने तक में परिवर्तन क्या हुआ सुनिएगा। नाउ द चाइल्ड नाउ स्ट्रेचेस हिज आर्म सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम गेट डबल। मैंने आपसे कहा ना कि हाथ सिकोड़ने या फैलाने में सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अप्रभावित रहेगा। तो पहले एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम अगर बराबर करें तो पहले इनर्शिया आई था, स्पीड ओमेगा थी, हाथ फैला लेने से, आर्म स्ट्रेच करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डबल हो गया, बाद में एंगुलर मोमेंटम 2i हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो गया, तो फाइनल एंगुलर कितना होगा, फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी? आप समझ पा रहे हैं? एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, यानी आई ओमेगा का प्रोडक्ट इनिशियल बराबर आई ओमेगा का प्रोडक्ट फाइनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से दुगना करके 2i कर दिया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा वो हम कंजर्वेशन से निकालने जा रहे हैं कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाथ फैलाने से 2i हो गया है, और फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, नो आइडिया। अच्छा, आई से आई खत्म हो गया, 2 को नीचे ले आओ, सो फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2। बोलो हाँ कि ना, सही है? अब दिमाग लगाओ। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बच्चों ने कहा सर बहुत सिंपल है, पहले काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सही है? अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई डैश इज इक्वल टू हाफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ही जानते हैं हाथ फैलाने पर डबल हो गया, ये देखिए 2i हो गया, 2i। और पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने पर नई जो फ्रीक्वेंसी वो आधी हो गई। सो ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखिए तो इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा। आंसर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एक हाफ एक्स्ट्रा आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एक हाफ एक्स्ट्रा आ गया। मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी वो अब चेंज होकर हाफ ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रह गई है। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा k/2। ऑप्शन बी सही है। अगर आप नहीं कनेक्ट हो पाए तो मैं एक बार फिर से पूरी कोशिश कर सकता हूं आपको समझाने की कि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा पर्सन, 3 लाइनों में सवाल सुनना। रोटेटिंग फ्रेम पर खड़ा पर्सन जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई स्पीड ओमेगा है, उसका एंगुलर मोमेंटम एल बराबर आई ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब सिंपल फार्मूले लिखे बस। अब पर्सन जब अपने हाथ स्ट्रेच करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है, ऐसा सवाल कहता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डबल होने पर यानी सिस्टम में पर्सन के हाथ फैलाने पर कोई टॉर्क नहीं लगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आई ओमेगा का प्रोडक्ट इनिशियल इज इक्वल टू 2i ओमेगा डैश, इसको ओमेगा डैश कह देते हैं, आई ओमेगा का प्रोडक्ट इनिशियल और 2i ओमेगा डैश का प्रोडक्ट फाइनल बराबर कर दिया। काटापीटी करी तो फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 2 आ गई। ऑलराइट, अब दिमाग लगाएं। पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी, नई काइनेटिक एनर्जी नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नई एंगुलर स्पीड से डिसाइड होगी। सवाल के अनुसार i 2i हो चुका है, मैंने परिवर्तन कर दिया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से अगर i को दुगना करोगे तो ओमेगा आधा हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर हो चुका है। कैलकुलेशन करने पर, कटिंग करने पर हाफ आई ओमेगा के अलावा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के अलावा हाफ टर्म एक्स्ट्रा आ रहा, जो बता रहा कि काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली का अब जो आंसर है वो हाफ है। राइट, आप एक क्वेश्चन बनाकर डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी सिमिलर आंसर आएगा। बच्चों ये सवाल कोई बहुत नया सवाल नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब इस सवाल में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी क्लास में कहे हैं। क्या करें, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब भी कभी आपके सामने, पहले बता दूं, सवाल पढ़ दूं। एक कॉकरोच है जो v स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिम ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m घूम रहा है। एक कॉकरोच है जो रिम के बाउंड्री पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, उसका मास m है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, और जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लिया। और बाकी जो डिस्क है, एक और खास बात है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस I एंड इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस इन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। मतलब एक्चुअली इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे फ्रेम में 2 लोग हैं। एक तो डिस्क है जिसका अपना एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है, जो कि डिस्क खुद रोटेट कर रही है। दूसरा जो इंसेक्ट है, कॉकरोच है, वो भी बाउंड्री पर लीनियर मोमेंटम विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ घूम रहा है। मतलब इसी सिस्टम में कॉकरोच के एंगुलर मोमेंटम का भी योगदान है, दैट इज mv इंटू आर, और रिंग का भी, डिस्क का भी योगदान है आई ओमेगा। फाइनली होता क्या है कि रोटेट करते करते अचानक से कॉकरोच अगर रुक जाए तो इस सिस्टम की नई एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो सुनिए, कॉकरोच बाउंड्री पर चाहे चलता रहे चाहे रुक जाए, ऐसा होने पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। और जब भी कभी सिस्टम में टॉर्क ना दिखाई तो आप समझ जाना एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल चिल्ला रहा है कि एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। नाउ व्हाट इज एल इनिशियल? तो एल इनिशियल में रिंग का सेंस, डिस्क का सेंस आई ओमेगा। एक और बात, जो रिंग का या डिस्क का रोटेटिंग सेंस है वो क्लॉकवाइज है, और जो आपके कॉकरोच का चलना है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम में डिस्क आई ओमेगा इन क्लॉकवाइज सेंस, एंड कॉकरोच का एंगुलर मोमेंटम मतलब mv लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज mvr। ध्यान से देखिए, डिस्क के रोटेशन का सेंस और कॉकरोच के रोटेशन का सेंस अपोजिट है। अब सेंस अपोजिट है तो साइन अपोजिट होगा, सो इफ समबडी इज प्लस देन इट विल बी माइनस। ये सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इसमें ये डिस्क का कंट्रीब्यूशन है एंगुलर मोमेंटम में, और ये कॉकरोच का है। राइट, कॉकरोच चलना बंद कर दे, ये सिस्टम की इंटरनल प्रॉब्लम है, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क का हाथ नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम जैसा था वैसा रहेगा। इस हिसाब से अब अगर कॉकरोच का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाए तो कॉकरोच एक डेड पार्टिकल की तरह बाउंड्री पर रहकर केवल सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएगा। रिपीट करता हूं,
कॉकरोच एक डेड पार्टिकल की तरह, रुका हुआ कॉकरोच एक डेड पार्टिकल की तरह, डेड पार्टिकल की तरह बाउंड्री पर रहकर सिस्टम के केवल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन करेगा, ना कि एंगुलर स्पीड पर। तो सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई फाइनल इनटू मेगा फाइनल। आई फाइनल मतलब रिंग तो रहेगी, डिस्क तो रहेगी, जो भी आकृति है, और साथ ही साथ एम मास का कॉकरोच आर दूरी पर है, तो एम आर स्क्वायर इसका भी हिस्सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जुड़ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, वो मैंने ओमेगा फाइनल लिख दिया। रिपीट करता हूँ, सिस्टम में पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम और कॉकरोच का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट सेंस में है, तो दोनों का नेट निकाला। कॉकरोच के रुक जाने पर कॉकरोच का एंगुलर मोमेंटम में कोई योगदान नहीं है, कॉकरोच केवल डेड पार्टिकल की तरह सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करेगा। फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी नहीं पता। क्योंकि कॉकरोच के रुकने में किसी एक्सटर्नल टॉर्क का योगदान नहीं है, सो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल करने पर अगर इन दोनों टर्म को आप बराबर करेंगे तो मेरे हिसाब से ये दोनों टर्म जैसे बराबर करोगे, सो आई ओमेगा माइनस एम वी आर अपॉन में ये टर्म चला जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। तो मेरे हिसाब से अब देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन। अरे दोनों बातों को जब बराबर करोगे तो ओमेगा फाइनल रोकोगे तो क्या ये टर्म नीचे चला जाएगा, और देखिए सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ये था 22वां नंबर सवाल, आप कर चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा और रफ्तार में बताया। एक अच्छा सवाल ये भी है, क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्या कहता है, कहता है कंसीडर अ बॉडी एज शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय लाइट रॉड। एक लाइट रॉड जिसकी लेंथ l है, इसके दोनों एंड पॉइंट पर कैपिटल M मास कनेक्ट किए गए। इसको सेंटर पर आपके फिगर में ये पाइवॉट पॉइंट नहीं दिखाया गया है, तो इसके सेंटर पर आप फिक्सिंग मान लें कि ये सेंटर पर फिक्स है। डायग्राम में ऐसा ही है, तो मैं लिख देता हूं कि द रॉड इज फिक्स एट सेंटर, ये आप ऐड कर लें, रॉड इज फिक्स एट सेंटर, राइट। अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में बल मिल जाएगा, ये याद रखें क्वेश्चन का पार्ट। तो रॉड जो कि अपने सेंटर पर फिक्स है, ऐसे फिक्स कर दिया, उस पर कोई एंगुलर इंपल्स आकर टकराया। मीनिंग समझिए इस बात का, कंसीडर अ बॉडी एज शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास कैपिटल M connected by a light rigid rod of length L. An impulse मतलब झटका या एक मोमेंटम आकर टकराया, imparted to the body at one of the end, इस पर टकराया। कितना इंपल्स टकराया, mv। अच्छा लॉजिकली सोचो, कहने को तो ये लीनियर मोमेंटम है, बट एक्सेस ऑफ रोटेशन के हिसाब से ये लीनियर मोमेंटम विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एंगुलर मोमेंटम है। इसका मतलब हम तो यही कहेंगे कि जो आपको ये इंपल्स दिखाई दे रहा है, जो आपको ये लीनियर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये लीनियर मोमेंटम चूंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन से सर्टेन डिस्टेंस लेकर आया है, सो लीनियर मोमेंटम, मैं रिपीट करूंगा, लीनियर मोमेंटम एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट मींस इट कैरी एंगुलर मोमेंटम। तो ये टकराते वक्त अपना एंगुलर मोमेंटम ये इस रॉड को ऑफर करेगा, सिस्टम को ऑफर करेगा, सिस्टम घूम जाएगा, राइट। मतलब कोई ऐसे आया और सिस्टम से टकराया, इसने अपना एंगुलर मोमेंटम इसे ऑफर किया और रॉड ने खुद रोटेशन शुरू कर दिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अब ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, बट अगर दोनों को मिलाकर एक सिस्टम मान ले तो हम कह सकते हैं इसने अपना एंगुलर मोमेंटम इसको ऑफर कर दिया। सो फॉर द होल सिस्टम, फॉर सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए, और इस सिस्टम का सेंस है ये रॉड वाला कनेक्शन यानी MM का कनेक्शन और प्लस टकराने वाला पार्टिकल, ये सब मिलकर एक सिस्टम बना ले, ये सब मिलकर एक सिस्टम बना ले। सो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। व्हाट इज L इनिशियल? ध्यान से देखिए, तो पहले रॉड में तो कोई रोटेशन था नहीं, तो इसमें रॉड मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करने में दो लोगों का योगदान है। किसका किसका? एक तो L रॉड का शामिल होगा और दूसरा मूविंग पार्टिकल का, मूविंग मास का। फाइनली ये आई और एंड से टकरा जाए, तो टकराने के बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, रुका नहीं रुका मुझे नहीं पता है, बट एक कन्फर्म है कि टकराने के बाद
हम इसे मान लेते हैं जब तक ना कहा जाए स्टिक हो गया, डिटैच हो गया, तो टकराने के बाद जो बचेगा वो केवल रॉड के पास बचेगा। इस हिसाब से रॉड के पास पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है बट आई, मतलब आई तो है बट ओमेगा नहीं है। सो एल बराबर आई ओमेगा के हिसाब से एल बराबर आई ओमेगा, आई तो है बट ओमेगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एंगुलर रोटेशन नहीं, अतः इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो जो है मोमेंटम वो केवल इसके पास है, कितना है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से एम वी एंड दिस डिस्टेंस इज एल बाई 2 इज इक्वल टू, फाइनली जो भी होगा वो रॉड के अबाउट होगा, रॉड घूमना शुरू कर देगी, द रॉड विल स्टार्ट टू रोटेट, रॉड घूमना शुरू कर देगी लाइक ओमेगा से। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो फ्रॉम द वेरी फेमस फार्मूला एल बराबर आई ओमेगा, फॉलो करिए जरा, फॉलो करिए जरा। रॉड का सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट आई कितना है, तो बच्चे कह रहे हैं रॉड नहीं, ये तो लाइट रॉड है, इसका तो लाइट रॉड यानी इस मास का तो कोई रोल नहीं, दरअसल एम मास एल बाई 2 दूरी पर इधर है और यही एम मास एल बाई 2 दूरी पर इधर है, तो मतलब एम एल बाई 2 का स्क्वायर, एम एल बाई 2 का स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूं, इस एक्सेस के अबाउट एम एल बाई 2 का स्क्वायर इधर और एम एल बाई 2 का स्क्वायर इधर। इसे रॉड ना समझें, इसे दो अलग अलग पार्टिकल समझें जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से एल बाई 2 पर रखे। तो एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करने में आई और ओमेगा दोनों का रोल है। आई कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 4, 2 एम एल स्क्वायर बाई 4 मतलब एम एल स्क्वायर बाई 2। और रॉड का फाइनल ओमेगा कितना होगा, नो आइडिया, काटापीटी करोगे तो एक एम से एम कट जाएगा, बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, इधर v बचा, इधर l इंटू ओमेगा फाइनल, l को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू v बाई एल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक चॉइस, एक ऑप्शन और दे सकता हूँ, क्या कि लीनियर मोमेंटम के साथ आया ये पार्टिकल क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी पर है, अतः इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और जो इसके पास एंगुलर मोमेंटम p इंटू डी परपेंडिकुलर के फॉर्मेट का है, वही इसे जब मिलेगा तो रॉड के पास आई ओमेगा आ जाएगा। सो एम वी इंटू एल बाई 2 ये इसके द्वारा दिया गया एंगुलर मोमेंटम है, जो रॉड को इसी के एक्सेस के अबाउट मिल जाएगा। रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, जहां आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 मतलब एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल। ये कैलकुलेशन आपके सामने। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित ये भी सवाल है जिसमें एक मूविंग बॉडी इम्पल्स इम्पार्ट करती है जिससे किसी बॉडी पे रोटेशन यानी टॉर्क डेवलप हो जाता है, राइट। जिस प्रकार कोलिजन में आप सीखते थे कि दो बॉडी एक दूसरे से टकराकर आपस में मोमेंटम एक्सचेंज कर लेती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इसने अपना मोमेंटम रॉड को एक्सचेंज कर दिया। लाई थी p इंटू डी परपेंडिकुलर के फॉर्म में और दे दिया रॉड को आई ओमेगा के फॉर्म में। रॉड का आई किसके अबाउट रोगे, अब मैं बार बार रॉड जरूर बोल दे रहा हूं, है ना, बट इस बात का ध्यान रखें, है ना, इसने रॉड को रॉड ही बोला है, बट रॉड का खुद की एक्सेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप वाला सवाल होता तो मैं एम एल स्क्वायर बाई 12 लेता, बट ये रॉड नहीं है, ये लाइट मास रॉड है, मतलब रॉड कहने को है, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट पर रखे मासेस का है, राइट। एक बहुत अच्छा सवाल देखने को मिलता है 30 नंबर पर। क्या सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, कोशिश करेंगे तो आपको मजा आएगा। क्या है सुनिएगा। सवाल इतना सा है कि एक m मास का पार्टिकल किसी सर्कुलर सरफेस पर v0 वेलोसिटी से r0 पे चक्कर, ये सवाल है। एक प्लेटफॉर्म पर m मास का पार्टिकल r रेडियस पर v0 रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। अगर मास एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया, अब आप समझिए, कुछ ऐसा समझिए कि मास को रस्सी से कनेक्ट करके और नीचे एक तार से खींचा जा सकता है, ऐसे खींच सकते हैं। तो जो मास r रेडियस पर चक्कर लगा रहा है उसे तार खींचते ही मास अपनी छोटी रेडियस पर चला जाएगा, और ऐसा ही किया गया इसके साथ। क्या किया गया, द मास इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू अ स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन। ये मास छोटे से होल से पास हो रही, रस्सी से कनेक्टेड, रस्सी खींचने पर आप रेडियस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहता है टेंशन बढ़ाकर स्ट्रिंग को इंक्रीज, टेंशन बढ़ाया गया, स्ट्रिंग पर इंक्रीज किया गया और फाइनली मास m को देखा गया कि वो आधे सर्कल पर घूम रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जहाँ तक मुझे बच्चों आइडिया है, क्योंकि ये खेल रोटेशन का भी हो सकता है, मतलब आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पहली फोटो में मास m
ध्यान दें, पहली फोटो में मास m, रेडियस r या r0 और वेलोसिटी v0 है, तो पहले केस का एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, L इनिशियल बराबर, अरे रॉड की रोटेशन का केस होता तो आई ओमेगा, बट ये तो लीनियर मोमेंटम विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस का खेल है, सो नाउ इट इज m v0 r0। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर इसी सिस्टम में परिवर्तन क्या किया जाए, सुनिएगा, धागा पकड़ के ऐसे खींचो कि रेडियस छोटी हो जाए, सिकुड़ जाए, मास वही, वेलोसिटी में पता नहीं क्या परिवर्तन है, डोंट नो, वेलोसिटी डैश मान लिया मैंने, रेडियस आधी हो गई। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, मास m, वेलोसिटी v डैश, रेडियस आधी, क्योंकि स्ट्रिंग को खींचना अलोंग एक्सिस है, इसमें किसी प्रकार का टॉर्क एप्लीकेशन है। टॉर्क तो एक्सिस से कुछ दूरी पर लगाया जाता है, ना कि एक्सिस के धागे को खींचने से ही टॉर्क डेवलप होता है। तो क्योंकि इस चित्र से रेडियस आधी करने तक वाली चित्र में कोई टॉर्क नहीं शामिल, और जब तक सिस्टम पे टॉर्क नहीं लगेगा तब तक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लाइक L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल कितना, m v0 r0, m v0 r0 इज इक्वल टू L फाइनल कितना बेटा, m वही रहेगा, v डैश हो जाएगा, r आधा हो गया। परिवर्तन के हिसाब से काटोगे, मास कट जाएगा, रेडियस कट जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो नई वेलोसिटी 2 गुनी हो जाएगी, 2v0। अब हमसे कहता है कि काइनेटिक एनर्जी, बहुत सिंपल सी बात है, इस फोटो की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ मास m वेलोसिटी v स्क्वायर या v0 स्क्वायर। और अब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू हाफ मास m और वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v0, तो 2v0 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4v0 स्क्वायर, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा। अगर मास और वेलोसिटी के टर्म्स में ही आंसर चाहिए, सो आंसर इज 2mv0 स्क्वायर। सही है, आंसर देख लीजिए, मिल जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक सबसे विचित्र प्रकार का सवाल था जिसमें कोई m मास किसी r0 रेडियस के सर्कल पर घूम रहा था v वेलोसिटी से, क्योंकि वो धागे से बंधा था और धागा एक होल से, डिस्क से नीचे पास हो रहा था। धागा खींचने पर रस्सी छोटी, रेडियस कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, ओमेगा बढ़ेगा, लीनियर स्पीड बढ़ जाएगी। तो रेडियस आधी करने पर स्पीड डबल, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, नई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से कैलकुलेट किया, आंसर आपके सामने। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा सवाल है 32 नंबर सवाल, बस सिलेक्टेड 1-2 सवाल और हैं, देख लीजिए। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, एक रॉड है जिसका वेट W है और इसे 2 पैरेलल नाइफ एज में सपोर्ट किया गया है। इसका एक एंड A है, दूसरा एंड B है। अगर सब कुछ संतुलित है और दोनों सिरों के बीच का सेपरेशन कैपिटल D है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड A सिरे से x दूरी पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन एट A बताइए। बच्चों, ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट से संबंधी सवाल है, जिसमें हम पहले बॉडी को, रॉड को ऊपर नीचे के फोर्सेस बैलेंस करके ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम दिखाते हैं और फिर टॉर्क बैलेंस करके रोटेटरी इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। तो पहला किस्सा अगर आप ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का बनाएंगे, सो पहले किस्से में मैं लिख देता हूँ, अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को चेक करोगे तो आप कहोगे सिस्टम पर नेट फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, यानी F नेट बराबर 0, जिसमें W नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन एट A एंड नॉर्मल रिएक्शन एट B। समझा दूं, वजन नीचे की तरफ करेगा प्रेसिंग एक्शन, दोनों सिरों से निकल कर आएगी नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर की तरफ, N2 ऊपर की तरफ, बॉडी वेट W नीचे की तरफ, ऊपर प्लस नीचे माइनस बराबर 0, ऊपर प्लस नीचे माइनस बराबर 0। सो N1 प्लस N2 बराबर W। ध्यान दे बेटा, N1 ऊपर की तरफ प्लस N2 ऊपर की तरफ बराबर W। यहाँ से एक जानकारी प्राप्त हुई, डब्बा बंद कीजिए, इक्वेशन को कैद कर दीजिए, राइट। एक जानकारी ये कैद हो गई, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब ये तो हो गया बॉडी का ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब अगर ये रॉड सच में संतुलित है तो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के हिसाब से पहला बना ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, अब बनेगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम बॉडी पर टॉर्क शून्य बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिस्टम पर रोटेटरी इक्विलिब्रियम दिखाना है, इफ वी वांट टू शो द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि सिस्टम में किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है।
सिस्टम में किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। ऑलराइट, कोशिश करते हैं। क्या मैंने आपसे क्लास में भी कहा, सबसे अच्छे बिंदु होते हैं, सबसे अच्छे पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहे ए एंड पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 दिखा दो, चाहे बी के अबाउट टॉर्क 0 दिखा दो। तो बेहतर होगा अगर बी के अबाउट टॉर्क 0 दिखा दें, हम दिखा दें कि यहाँ नेट टॉर्क 0 है। एक्चुअली जो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर होती है उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होता। क्यों? अगर किसी बिंदु के अबाउट कोई टॉर्क बच गया तो बॉडी उसी के अबाउट घूमना शुरू कर देगी। बट चूंकि ये बॉडी संतुलित टिकी है, रुकी है, इसमें कोई रोटेशन टेंडेंसी नहीं है, सो नेट टॉर्क अबाउट बी 0 होगा, नेट टॉर्क अबाउट ए 0 होगा, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होगा, सब जगह टॉर्क 0 होगा। अब बच्चे सोच रहे हैं डब्ल्यू सर आपने यहाँ क्यों लगाया है? दरअसल पूरी रॉड का मास उसके सेंटर ऑफ मास पर मान सकते हैं, और प्रश्न में कहा गया है कि द सेंटर, ये बोला गया, कहाँ बोला गया? ये द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए से x दूरी पर सेंटर ऑफ मास है, और जहां सेंटर ऑफ मास है वहीं पर हम रॉड का सारा वेट दिखा रहे हैं। तो हम रॉड पर b पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क को 0 करें, सो लेट्स गो फॉर द टॉर्क बैलेंसिंग। टॉर्क अबाउट b पॉइंट को 0 करते हैं। टॉर्क निकालते कैसे? टॉर्क का बड़ा सरल सा फार्मूला, बेसिक फार्मूला, टॉर्क फाइंड आउट करने का तरीका F मल्टीप्लाई बाय d परपेंडिकुलर, राइट। अब बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करना, दिमाग लगाना। सबसे पहले कौन सा फोर्स है? N1। कितनी दूरी पर है? D। कौन से सेंस में बेटा? ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज, इसे प्लस मान लेते हैं। तो N1 इंटू D, ये पॉजिटिव सेंस में, हाथ ऐसे घुमा भी दे रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। बी पॉइंट पर रॉड फिक्स करके अगर इधर फोर्स लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो N1 इंटू D, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्लस में आ गया, ये प्लस। अगला W वाला जो फोर्स लग रहा है वो D माइनस एक्स दूरी पर है, नीचे की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो W इज एट D माइनस एक्स, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये माइनस। आप समझ पा रहे हैं? N1 इंटू D पॉजिटिव सेंस में, और W इंटू D माइनस एक्स नेगेटिव सेंस में। तीसरा फोर्स, भाई हम तो कहते हैं ना जितने फोर्स उतने टॉर्क। पहला फोर्स पहले का टॉर्क, दूसरा फोर्स दूसरे का टॉर्क, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहला प्लस दूसरा माइनस, अंतिम फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन पर ही लग रहा है। इसके पास फोर्स तो है बट एक्सेस पर ही है, मतलब डी परपेंडिकुलर यानी एक्सेस से दूरी नहीं, तो तीसरे का टॉर्क 0 बराबर 0। 0 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं। N1D माइनस W D माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसे उधर ट्रांसफर कर दो। सो N1D इज इक्वल टू W, और डब्बे के अंदर बेटा D माइनस एक्स। सो N1 बराबर W D माइनस एक्स अपॉन D, राइट। और N1 क्या है? N1 इज द नॉर्मल रिएक्शन एट एंड ए पॉइंट। क्या हमसे यही पूछा है? नॉर्मल रिएक्शन एट ए पॉइंट। यस, N1 ही चाहिए था, N1 आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं किस पर्टिकुलर से मैच कर रहा है। W D माइनस एक्स अपॉन D, सी ऑप्शन से मैच कर रहा। अब कुछ बच्चे कह रहे कि सर ये बताइए, ठीक है मान लिया, इसमें ट्रांसलेटरी क्वेश्चन बनाने का फायदा क्या हुआ? अगर आप यहाँ से N1 की वैल्यू पेस्ट कर देंगे तो N2 की वैल्यू भी W D X के टर्म्स में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। एक बहुत अच्छा बड़ा खूबसूरत सवाल है, सवाल नंबर 34। क्या कहता है? कहता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर पर है ना, जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है इस डिस्क की जानकारी में, और ये शुरुआत में रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड इसकी 0 है। एक एक्सेस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, और इसे एक टॉर्क दिया गया है ताकि ये एक्सेलरेट हो सके, और इसका शुरुआती एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। क्वेश्चन कहता है 2 सेकंड के अंत पर इसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा। तो आपको याद दिला दूं, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही, चाहे वो सर्कुलर डिस्क का रोटेशन हो या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर हो, तो सर्कुलर पाथ पर चल रहे पार्टिकल के पास दरअसल 2 प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उसकी रफ्तार बढ़ाता है, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो उसे घूमने में मदद करता है, जो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो पार्टिकल के यहाँ एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन कहने का सेंस है कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का नेट, आपको याद होगा सर्कुलर वाले रिजल्ट में हम लोग सीखा भी करते थे कि नेट एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी ए नेट इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जानकारी के लिए बता दूं कि ए नेट इज इक्वल टू
AT का मतलब होता है बेटा R अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन बराबर R टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कई फार्मूले होते हैं, V स्क्वायर बाई R भी चलेगा, R ओमेगा स्क्वायर भी चलेगा। R ओमेगा स्क्वायर इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ रोटेशन की बात है, तो ए सेंट्रीपिटल की जगह बच्चों R ओमेगा का स्क्वायर। ऑलराइट, अब जरा दिमाग लगाएं क्या क्या है। रेडियस 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर पता है, R पता है, अल्फा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पता है, राइट। अगेन ये रेडियस सेम है, ये R ही है, R पता है, ओमेगा नहीं पता, मुझे 2 सेकंड एंड पर ओमेगा अगर मिल जाए तो मेरा सारा मामला सेट हो जाएगा। 2 सेकंड बाद ओमेगा कितना है जानकारी के लिए, शुरुआत में कोई रोटेशन नहीं था, इनिशियली ओमेगा 0, अल्फा 2 दिया है, 2 सेकंड बाद का ओमेगा पूछा है। जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से 2 सेकंड बाद का ओमेगा, ओमेगा 2 बराबर इनिशियल ओमेगा 0 अल्फा 2 टाइम 2, 2 दूनी 4 रेडियन पर सेकंड। सारा डेटा अगर फीड करोगे तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर को मैं डायरेक्ट हाफ मीटर यूज कर रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 दिया है, आर अल्फा का स्क्वायर प्लस आर फॉर द रेडियस, रेडियस 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 50 सेंटीमीटर आधा मीटर, और एंगुलर स्पीड ओमेगा 4 निकल कर आई का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। आप नहीं समझे, AT बराबर R अल्फा का स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बेटा, नहीं समझे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन R ओमेगा स्क्वायर, R रेडियस आधा मीटर, 50 सेंटीमीटर आधा मीटर, ओमेगा कैलकुलेशन से 4 आया है, तो ओमेगा स्क्वायर ये तो AC का पार्ट है और AC का भी स्क्वायर है। अब जरा दिमाग लगाएं, सो नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो रूट में बच्चों ध्यान देखो तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस 4 चौको 16 का आधा 8 का स्क्वायर, 8 8 64 1 65, रूट 65। बच्चे बोले सर रूट 65 इट इज वेरी क्लोज टू रूट 64 मीन्स 8, तो हमसे क्वेश्चन पूछा भी अप्रोक्सीमेटली के लिए क्या है, सो ऑप्शन संख्या ए सही है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस मस्ट बी द लास्ट। 1-2 सवाल है जो मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, अंतिम सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 3 ऑब्जेक्ट हैं ABC, ABC में कौन कौन है बता दें, जैसे होता है KBC वैसे हमारे पास है ABC। A में सॉलिड स्फीयर है, B में थिन सर्कुलर डिस्क है, और C अंतिम केस में सीफस सर्कुलर रिंग है, राइट। हमसे कहता है प्रत्येक का मास सेम है, M मास M मास M मास, सबकी रेडियस R है, R रेडियस R रेडियस R रेडियस, ये सभी स्पिन कर रहे हैं सेम एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से ओमेगा से ओमेगा से, मतलब सॉलिड स्फीयर भी ओमेगा से नाच रहा, डिस्क भी ओमेगा से, रिंग भी ओमेगा से। अगर W इन्हें रोकने में किया गया काम है, इनको स्टॉप करने में, ओमेगा रफ्तार से घूम रहे हैं, सॉलिड स्फीयर को रोको, डिस्क को रोको, रिंग को रोको, तो इनके वर्क डन में रिलेशन क्या होगा। तो समझिए, बॉडी के पास मास है, रेडियस है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये घूम रही, मतलब इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वर्क और काइनेटिक एनर्जी का गहरा संबंध है, हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनली आप सभी को रेस्ट पर लाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो फाइनल ओमेगा 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, बट इनिशियली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं सभी को रोकने में किया गया काम सभी की काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर है, जिनमें सबको फाइनली रोकना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, और सभी इनिशियली कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस थ्योरम के हिसाब से पता चला कि रोकने में किया गया काम आई और ओमेगा दोनों के प्रोपोर्शनल है, चूंकि हाफ तो कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन कहता है दे हैव सेम एंगुलर स्पीड, तो वर्क डन डिसाइड करने में हाफ कॉमन हो गया, ओमेगा भी सेम हो गया, तो क्या सारा का सारा वर्क डन केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब जिस आकृति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, उसे रोकने में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरा इशारा बिल्कुल सही तरफ है। 1 mr² is the greatest moment of inertia among all these 3 shape. So circular ring,
सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा काम करना। मैं रिपीट करता हूँ, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन में आई आता है, सो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू आई। ओमेगा सबका सेम है तो ओमेगा की कोई लड़ाई नहीं। सो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, सी वाले केस में तो सबसे ज़्यादा काम सी में करना पड़ेगा। उससे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, हाफ यानी 0.5, तो सेकंड काम थोड़ा सा कम काम बी में करना पड़ेगा। और 2/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब 0.4 जो कि 0.5 से भी कम है। सबसे झंडू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाले शेप का, सॉलिड स्फीयर का, इसमें सबसे कम काम करना पड़ेगा, WA। सो द करेक्ट ऑर्डर इज CBA, CBA, एंड दिस इज द C ऑप्शन। ऑलराइट, अब एक दो बातें और समय मिलने पर मैं आपको बता भी सकता हूं, ऐसा नहीं। जैसे एक सवाल ये है, मैं आपको बता दूं 37 नंबर, इस प्रकार का सवाल आपने किया है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी डिस्क है, कोई ऐसी डिस्क है जिसका मास पता है, जिसकी रेडियस पता है, सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, 90 डिग्री का सेक्शन अगर हटा दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। लॉजिक समझिए, अगर मैं आपसे कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू द, ठीक है। अब देखिए दिमाग लगाइए, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल। मैं आपसे कहूँगा अगर कंप्लीट रिंग होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? बच्चे बोले कंप्लीट रिंग होती तो इसका अपनी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता mr²/2, mr²/2। अब अगर इसका 90 डिग्री वाला सेक्टर काट दिया जाए तो सेंटर के चारों तरफ का एंगल 360, उसमें से 90 काटने का मतलब आपने दरअसल 1/4 पोर्शन काट कर हटा दिया। जब मास 1/4 हटा दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, मास 1/4 काट दिया तो m में से m/4 हटा दोगे तो बचेगा 3m/4 और इंटू r²। ध्यान से देखें तो हाफ को सुरक्षित रखो, मास को सुरक्षित रखो, r² को सुरक्षित रखो, तो जो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हाफ mr², मास के 1/4 रिमूव होने पर रिमेनिंग मास का सेम एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/4 टाइम हो जाएगा। ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। ये पार्ट आपको कर लेना चाहिए, आसान सवाल है। और एक सवाल मैं आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ, इसी प्रकार का सवाल खूब क्लास में डिस्कस हुआ है कि अगर किसी यूनिफॉर्म रॉड का कुछ अपना वजन हो, मतलब जैसे 500 ग्राम इसका खुद का वजन है, वो आप इसके सेंटर ऑफ मास पर लगाइएगा, बीचों बीच लगाइएगा, 2 kg का ये वजन है, m kg का ये वजन है, तो सारे वजन नीचे की तरफ, सारे वजन नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से मिलने वाली ऊपर की तरफ। एक काम और हो सकता है, अगर आप जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ, इस पूरे चित्र में केवल एक अननोन है तो हमारा एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। अभी पीछे के एक सवाल में आपने देखा था, कौन सा सवाल मैं आपको याद दिला दूं, एक सवाल था ये वाला सवाल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको याद होगा, आपने नोटिस करा होगा कि हमने जो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन बनकर रह गई, उससे कुछ निकला नहीं। हाँ, जरूरत पड़ती तो निकालते, बट हमारा रोटेशनल इक्वेशन से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार आप भी दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं जनाब? दिमाग ये लगाएं कि अगर आप इस बॉडी को, रिजिड बॉडी को ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी इक्विलिब्रियम में सेट माने, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम कह रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क निकालकर शून्य कर दीजिए। किसका किसका करना है बता दूं, 2 kg का 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेकर करिएगा, सारा वजन 500 ग्राम यानी हाफ kg 40 के डिस्टेंस लेकर, और m मास 160 के डिस्टेंस लेकर, राइट। सारे टॉर्क को शून्य करिएगा, आई गेस आपका कुछ ना कुछ बढ़िया आंसर आएगा, राइट। कोशिश करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन की आवश्यकता पड़े तो भी बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये सारा डिस्कशन होता है खत्म, जो बचे हुए सवाल थे फिनिश। अब मैं कल यानी कि मंडे से, आप अगर इनमें से कुछ पर्टिकुलर डाउट पूछेंगे तो मैं बेझिझक आपको ऑफलाइन क्लास पे भी डिस्कस कर दूंगा। आप क्लास के आगे पीछे ऑफिस में आकर के भी डिस्कस कर सकते हैं। और अब हम लोग आपकी शीट मतलब रोटेशन टॉपिक प्रॉपर क्लास में विद कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ जहाँ डेमो की आवश्यकता पड़ी वहाँ मैंने पहिया घुमा के, रिंग घुमा के, प्लेट घुमा के सब आपको दिखाया। अच्छी संख्या में एग्जाम्पल क्लास में किए।
अच्छी संख्या में शीट के सवाल क्लास में डिस्कस हुए, जो बच गए वो भी मैंने ऑनलाइन डिस्कस कर दिए। तो रोटेशन वाले पार्ट की यहाँ तक जिम्मेदारी मेरी खत्म होती है। अब आपसे उम्मीद है कल आप शॉर्ट नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करके आएंगे रोटेशन के, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टुमारो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश एंड न्यू टॉपिक नेम्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। चूंकि हमारा टारगेट है कि अक्टूबर एंड तक अगर हम एसएचएम और वेव खत्म कर ले गए तो हम फर्स्ट पेपर का एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर लेंगे। रिमेनिंग पार्ट हम नवंबर तक खत्म करके फर्स्ट पेपर को टाटा बाय बाय कर देंगे, ताकि हम दिसंबर से अपना सेकंड पेपर स्टार्ट कर पाएं। थैंक यू, सिंसियरली देखिएगा वीडियो को, नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जो सवाल ना समझ में हाईलाइट कर लीजिएगा, प्लीज़ डाउट पूछा करिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी है, बाय बाय।